यहाँ तो ऐसी सरकारें भी रही हैं, ऐसे मंत्री भी रहे हैं जिनके घर में 3-3 महीने मिलिटेंट रह के और फिर जाके अक्षरधाम पे अटैक करते हैं, और उसमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है मिलिटेंसी को और दूसरी चीज़ों को यहाँ प्रमोट करने में। कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहे हैं, अगर वो सबकी इन्वेस्टिगेशन होगी ना, फिर आप बोलेंगे सीबीआई जो है वो किसी के कहने से ये बातें आ रही हैं। अभी यहाँ बहुत कुछ बार आने वाला है। पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इतना खुल के बोला है, तो भारतीय जनता पार्टी के बाकी जो लीडर हैं या फिर स्पोक्स पर्सन हैं, क्या उनको इस बारे में जानकारी नहीं है कि उनको भी लोगों को अवेयर करना चाहिए? हो सकता है वो उस समय सरकार में नहीं थे, मैं तो गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हूँ। तो उसको कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अगर लाल सिंह जी ने कुछ नहीं किया हुआ है तो मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये पॉलिसी कब आई थी? जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट थी। अब कांग्रेस वाले अगर इस पे धरने मजारे कर रहे हैं तो कांग्रेस के लोग नहीं थे, उन लोगों ने ये पॉलिसी नहीं लाई कि अगर 750 है, 500 है, 1000 है, अभी मुझे पता नहीं है कितना है, तो उसको डबल करो। यहाँ से किसने भेजा? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, और उसकी जो स्टेट एडवाइजरी काउंसिल है सैक, जिसमें एडवाइजर्स बैठते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा है कोई? नहीं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी पे प्रश्न चिन्ह क्यों है? हाँ, अब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी पे प्रश्न चिन्ह तब हो सकता था अगर वहां से ये होम मिनिस्ट्री से होके आ जाता। चौधरी लाल सिंह पर सीबीआई इंक्वायरी, यानी कि वो चौधरी लाल सिंह जिन्होंने रसाना केस पर सीबीआई की मांग की, और जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़ा तो उन पर सीबीआई इंक्वायरी जो है वो बिठा दी गई। आपको याद होगा कि इस पर पत्रकार वार्ताएं भी बहुत सारी की गई, और नेताओं ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिससे आप नाता तोड़ेंगे वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। कि इस बात में कितनी सच्चाई है? और भी ऐसे बहुत सारे जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं जिन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। श्याम जी, कुछ नेता ये कह रहे हैं कि जब तक चौधरी लाल सिंह भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक सही था। वो चौधरी लाल सिंह जिन्होंने रसाना केस पर सीबीआई मांग की जांच लगातार वो करते रहे, लेकिन रसाना केस पर तो सीबीआई नहीं हुआ, लेकिन उन पर जांच बैठाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रिकॉर्ड स्टेट करना चाहिए। हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीबीआई जांच जो है, जो इंक्वायरी है, वो कंडक्ट करा रही है, ऐसी बात नहीं है। सीबीआई एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है हमारे हिंदुस्तान का, सब लोगों को उस पर आस्था है। और जिस तरह से आपने खुद कहा कि लाल सिंह जी और उनके जो साथी थे वो ये कहते थे कि रसाना में भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इसलिए ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है जिस पे कोई एलिगेशन लगते हैं, बाकी चीज़ें हैं, चाहे वो स्टेट की एजेंसी हुई। और अब जो है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 के हटने के बाद ये जो जम्मू कश्मीर स्टेट है ये भी सीबीआई के दायरे में आ गया है, और बहुत से किंतु परंतु थे उन चीज़ों में। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतनी ट्रांसपेरेंट एजेंसी है, इतनी प्रेस्टिजियस एजेंसी है, तो उसको कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अगर लाल सिंह जी ने कुछ नहीं किया हुआ है तो मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पॉलिटिशियन ने तो खुद अपने आप को ऑफर करना चाहिए कि अगर कहीं मेरी जो पब्लिक इमेज है वो कहीं टॉर्निश हो रही है, या कहीं पेपर में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बातें आ रही हैं, तो वंस फॉर ऑल इन चीज़ों का सेटल डाउन होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि सीबीआई जो है वो किसी पार्टी के अधीन है। सरकार के अधीन हो सकती है लेकिन पार्टी के अधीन नहीं होती। तो ये मुझे लगता है ये आरोप जो है बिल्कुल निराधार है, और एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन पे हम अगर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, पहले मैं खुद ही बोलता हूँ कि सीबीआई एक जो है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है जी। आज मैं ये कहूँ कि नहीं जी, ये कहीं ना कहीं एक विंडिक्टिव एटीट्यूड के तहत, बदले की भावना के तहत जो है वो किसी को उसमें इम्प्लिकेट किया जा रहा है। तो अभी तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस हैं। अगर लाल सिंह जी ने कुछ नहीं किया होगा तो मुझे नहीं लगता है कि उनको इसमें कुछ किसी चीज़ का डर होना चाहिए।
श्याम जी, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को हटाया गया। एक ऐतिहासिक फैसला था ये मोदी सरकार द्वारा। 5 अगस्त फिर से आने वाला है और 1 साल पूरा होने को है। अब विपक्ष ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना भी चाहती है या फिर नहीं? मुझे ये बताइए कि कुछ और प्रायोरिटीज़ भी यहाँ पे हैं। 70 साल भारतीय जनता पार्टी का भी ये चुनाव मैनिफेस्टो भी रहा और उनका संकल्प भी रहा, और जम्मू के लोगों की हमेशा ये बात उठती थी, खासकर जम्मू रीजन की, कास्ट, क्रीड, इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठ के, चाहे जम्मू का हिंदू है, मुस्लिम है, गुज्जर है, बकरवाल है, या दूसरे तबके के लोग हैं, पहाड़ी है, वो सब ये कहते थे कि हमारे साथ इंसाफ नहीं होता है, हमारे साथ जाति होती रही है, और उसको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात सब लोग कहते रहे हैं। तो आज डिलिमिटेशंस, अगर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार एक कदम आगे जाके, अब 370 गई, 35A भी गई, और भी बहुत से कवानीन जो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो यहाँ की जनता के वेलफेयर के लिए थे, जहाँ की लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें थी, वो यहाँ लागू नहीं होती थी। यहाँ तो 73 और 74 अमेंडमेंट जो पंचायतों को एम्पावर करने की बात है, उसको 30 साल लगे। 30 साल लगे कि हमने पंचायतों को एम्पावर करना है, रियल सेंस में जो डेमोक्रेसी की परिभाषा है वो ज़मीनी सतह पर लेके जाना है। यहाँ ये सोच थी, क्योंकि यहाँ उस तरह से लगता था कि अभी भी हम कहीं फ्यूडल सिस्टम में हैं। मैं सरकार में रहा हूँ, मैं वहाँ भी यही बातें करता था। मेरे साथ इख्तलाफात क्या थे? यही थे कि यहाँ की फंक्शनिंग जो थी वो कहीं सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। जितनी भी स्कीमें अच्छी थी, जो उनको अच्छी लगती थी उसको अडॉप्ट कर लेते थे, और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम होता था वो उसको छोड़ देते थे। तो 370 जाने के बाद, जब 35A जाने के बाद जो बात आप कर रहे हैं, तो अभी पहले डिलिमिटेशन करवानी है, अभी और भी हदबंदीज होनी है, पूरी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है। हो सकता है जहाँ पे सब डिवीज़न कहाँ बनने हैं, तहसीलें कहाँ बननी हैं, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे बनेंगे, चाहे कहीं ना कहीं एक कम्पैक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं उनको क्रिएट करना है। पंचायत कहीं है, असेंबली कहीं है, ब्लॉक कहीं है, नियाबत कहीं है, थाना कहीं है। तो ये अगर 70 साल के बाद एक मौका मिला है, इसको रिविज़िट करने का अपॉर्चुनिटी जो है 370 को तोड़ने के बाद मिली है, तो मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा सा इंतज़ार और करना चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे एक लोगों की चुनी हुई सरकार हो, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेटिक सरकार जो है इसकी रीच लोगों तक नहीं होती है। श्याम जी, आपने डिलिमिटेशन की बात की और हाल में हमारी बात डॉक्टर निर्मल सिंह से भी हुई थी, उन्होंने भी कहा था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जम्मू के लोग कह रहे हैं कि 2011 का जो सेंसस हुआ है उस पर डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें जम्मू का पॉपुलेशन जो है वो कम दिखाया गया है, जबकि कश्मीर से ज़्यादा पॉपुलेशन जम्मू का है। अगर 2011 के सेंसस पे ये डिलिमिटेशन किया जाता तो ये फिर से जम्मू के साथ भेदभाव हो जाएगा। देखिए, यहाँ कथनी और करनी में फ़र्क होता है। सरकार या सिस्टम जहाँ इस संसार को चलाने के लिए एक सेट पैरामीटर में काम करना होता है। अब बात यह है कि 2011 की जो सेंसस है, कहीं से तो ये जो है टेकअप पॉइंट तो होना है। तो सेंसस का जो डॉक्यूमेंट है वो नॉन चैलेंजेबल है। वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी सेंटिटी और उसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो अगर हमने शुरू करना है और साल के अंदर हम चाहते हैं कि यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आए, तो कहीं से टेकअप करना है। लेकिन उसी के साथ साथ प्रोजेक्टेड, क्योंकि अभी स्टार्ट हो गया, यानी कि कोविड था, अभी तक तो यहाँ जम्मू कश्मीर को उन्होंने इन एडवांस किया है, तो यहाँ तो नई सेंसस भी 2021 में आ जानी है ना। तो वो सामने आ जाएगा। अभी जो लोग किंतु परंतु करते हैं, पहले कहते थे कोई कर नहीं सकता, 370 को नहीं हटा सकता, यहाँ 2026 तक सीटें नहीं बढ़ सकती। अब भाई जो रीऑर्गेनाइजिंग एक्ट आया स्टेट को, तो उसमें ये मेंशन है कि हमने 90 सीटें करनी है, कहाँ कम होनी है, कहीं ज़्यादा होनी है, उसके एक सेट पैरामीटर्स हैं। 4 मेन उसके बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। वो उसमें सबसे पहले पॉपुलेशन का है,
पॉपुलेशन के बाद दूसरा है वहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है। तो ये सारी चीज़ें जो देख के होंगी, और हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने किंतु परंतु करना है, खुद तो उन्होंने किया कुछ नहीं, वो कश्मीरियों के पीछे पीछे चलते रहे। और आज मुझे लगता है कि आज भी उनकी जो लीडरशिप है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस इन पार्टियों से भी आगे है। जो हमारी यहाँ की दो रीजनल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस का अगर आज का एजेंडा देखेंगे तो इस मुल्क की एकता और अखंडता के लिए नहीं है। 135 साल की पुरानी पार्टी है, उसने अपनी विचारधारा के साथ बिल्कुल, मैं कहूँगा समझौता नहीं, कंप्रोमाइज़ की बात नहीं करूँगा, उसने तिलांजलि दे दी है। दैट इज़ वाई जो नेशनल लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो कांग्रेस को छोड़ के आ रहे हैं। उसका कारण ये नहीं है कि वो दूसरी जगह जाके कुछ वजूद वाली लीडरशिप है। जहाँ भी आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट की देखेंगे, जहाँ सेंट्रल की देखेंगे, अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश में आप देखिए, अब उससे बड़ा तो राष्ट्रवादी कोई नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कभी आपने देखा? और कितने ग्रूम्ड और कितना इंटेलिजेंट विजनरी लीडर हैं वो। तो कहीं ना कहीं एक तो लीडरशिप वैक्यूम है। तो उन लोगों ने ये प्रश्न चिन्ह लगाने हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, वो दूसरे की क्रिटिसाइज करते हैं, और ये कमज़ोर लोगों का काम है। श्याम जी, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार धरने हो रहे हैं, और वो धरने दो बातों को लेकर हो रहे हैं। पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि मिलिटेंट्स के बच्चों को लेकर जो स्कॉलरशिप पॉलिसी का एक मसला सामने आया है, उस पर बहुत विवाद मचा हुआ है। हाल ही में डॉक्टर निर्मल सिंह ने भी कहा कि जहाँ तक उनकी जानकारी है कि इस पॉलिसी को विड्रॉ कर दिया गया है। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि जो सैनिक शहीद होते हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद होते हैं, उनके लिए बच्चों के लिए कोई पॉलिसी नहीं, किसान के बच्चों के लिए कोई पॉलिसी नहीं, डेली वेजर के बच्चों के लिए पॉलिसी नहीं, लेकिन मिलिटेंट के बच्चों के लिए पॉलिसी। देखिए, मैं फिर आप बोलेंगे बार बार कहता हूँ, तो मैं रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूँ। मैं मीडिया के भी, आप जितने भी हमारे बहुत ही अच्छे साथी हैं, मैं आपको भी गुजारिश करूँगा कि हम जम्मू वालों को जो है वो हम स्टडी नहीं करते। और हम अगर 96 से ऑनवर्ड चलेंगे, ये पॉलिसी कब आई थी? जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट थी। बिल्कुल। रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो है, उसके बाद हीलिंग टच आया, वो कब आया? 2002 में आया। उस समय किसकी सरकार थी? उस समय भी इन्हीं की सरकार नहीं, उस समय पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस मतलब कि देखिए, पहले नेशनल कांग्रेस की, हाँ, उसके बाद कांग्रेस और हर एक में टच में रही है। टच में नहीं रही है, मेजर शेयर होल्डर रही है। गुलाम नबी आज़ाद जहाँ के 2 साल 8 महीने मुख्यमंत्री रहे। इसलिए मैं रिकॉर्ड स्टेट करता हूँ, लोगों की याददाश्त ताज़ा करा करो, और आप भी अपने साथ इस किस्म के एविडेंस और प्रूफ लेके चला करिएगा कि 96 में ये पॉलिसी जो है, उस समय के हालात थे। मैं इस चीज़ को भी लूँगा। और कहीं ना कहीं ये लोग हमारे ही हैं। उन लोगों को बरगलाया गया जो हमारे हमसाया हैं, या दूसरी जो साजिशें हैं, चाहे इधर वाले हैं चाहे इधर वाले हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम लोग मिलिटेंट्स नहीं हैं। हेट द सिन बट नॉट द सिनर, एक बहुत अच्छी ये बात कही गई है कि हमें जो गुनाह करता है उससे कम गुनाह से हम नफ़रत करनी चाहिए। अब मुझे बताओ, मिलिटेंट्स ने, अगर मिलिटेंट्स था तो उसके बच्चों का क्या कसूर है? ये ह्यूमन अप्रोच होनी चाहिए। ये बातें नहीं है कि हम क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करें, पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स। अब कांग्रेस वाले अगर इस पे धरने मजारे कर रहे हैं तो कांग्रेस के लोग नहीं थे, बिल्कुल, उन लोगों ने ये पॉलिसी नहीं लाई। और उसमें मैं आपको लोगों को एक और रिकॉर्ड स्टेट करूँगा, उसमें जो ऑर्फन बच्चे हैं जी, उनके लिए ये जो आप बोल रहे हैं स्कॉलरशिप है, उसमें दोनों रीजन के लोग हैं और हिंदू भी हैं उसमें। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर जम्मू प्रोविंस में आप कैजुअलिटी देखेंगे और जो मॉस किलिंग्स हुई हैं, इन मॉस किलिंग हुई हैं वो जम्मू में हिंदुओं की हुई हैं, चाहे वो डोडा में हुई, एस्प्लाई डोडा, किश्तवाड़, रामबन, गूल गुलाबगढ़,
जहाँ आप रजौरी और पुंछ और इवन उधमपुर का एरिया आप देखें, उस समय तो एक ही डिस्ट्रिक्ट था, आज रियासी डिस्ट्रिक्ट है, और जम्मू भी वर्स्ट अफेक्टेड रहा है मिलिटेंसी का। तो टाइम टू टाइम जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया। लेकिन श्याम जी, आप पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इतना खुल के बोला है, तो भारतीय जनता पार्टी के बाकी जो लीडर हैं या फिर स्पोक्स पर्सन हैं, क्या उनको इस बारे में जानकारी नहीं है कि उनको भी लोगों को अवेयर करना चाहिए? हो सकता है वो उस समय सरकार में नहीं थे, मैं तो गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हूँ, और मैं जो बात सच है वो लोगों की पब्लिक डोमेन तक लेके जाना चाहता हूँ। मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊँगा, जितनी मुझे जानकारी है वो मैं आपके साथ खुल के बात करूँगा। अब अगर भारतीय जनता पार्टी पे इसका प्रश्न चिन्ह नहीं आना चाहिए, ये हर 5 साल के बाद, क्योंकि इसका जो पैसा है वो सिक्योरिटी रिलेटेड फंड से आता है, और सिक्योरिटी रिलेटेड फंड्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो देती है। तो अब वो गया होगा रिन्यू के लिए, इन्हांसमेंट के लिए, कि अगर 750 है, 500 है, 1000 है, अभी मुझे पता नहीं है कितना है, तो उसको डबल करो। तो यहाँ से किसने भेजा? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, और उसकी जो स्टेट एडवाइजरी काउंसिल है, सैक, जिसमें एडवाइजर्स बैठते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा है कोई? नहीं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी पे प्रश्न चिन्ह क्यों है? हाँ, अब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी पे प्रश्न चिन्ह तब हो सकता था अगर वहाँ से ये होम मिनिस्ट्री से होके आ जाता। वहाँ पे होम मिनिस्टर ने उसको होल्ड पे रख दिया। अब उसको फिर दोबारा रिव्यू करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक ये ह्यूमन अप्रोच है। मैंने पहले कह दिया, हेट द सिन बट नॉट द सिनर। ये रियासत हमारी है, यहाँ पे जो लोगों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग की गई है, और की उन्हीं पॉलिटिशियनों ने है, और खासकर जो रीजनल पार्टी यहाँ रही हैं, और उसमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है मिलिटेंसी को और दूसरी चीज़ों को यहाँ प्रमोट करने में। कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहे हैं, अगर वो सबकी इन्वेस्टिगेशन होगी ना, फिर आप बोलेंगे सीबीआई जो है वो किसी के कहने से ये बातें आ रही हैं। अभी यहाँ बहुत कुछ बाहर आने वाला है। मैंने सरकार में रह के हुए देखा हुआ है कि ये लोग जो थे, यहाँ तो ऐसी सरकारें भी रही हैं, ऐसे मंत्री भी रहे हैं जिनके घर में 3-3 महीने मिलिटेंट रह के और फिर जाके अक्षरधाम पे अटैक करते हैं। वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जब श्यामलाल के पास आओगे तो श्यामलाल के पास महफूज खाने की तरह ये सारा रिकॉर्ड मिलेगा, एविडेंस के साथ मिलेगा। ये भी बता दूंगा किस पार्टी का वो एमएलए था, किस पार्टी का मिनिस्टर था, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो मेंबर रहा है, आज इस दुनिया में नहीं है। और मैंने उस समय ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 2005 में ये बात कही थी कि मुझे वो बोलते थे ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का आदमी है, उसी मंत्री ने बोला। तो मैंने फ़ख्र से कहा कि अगर मैं जम्मू की बात करता हूँ और राष्ट्रवादिता की बात करता हूँ तो मैं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद कहते हैं बहुत अच्छा, लेकिन मैं वो नहीं हूँ कि जिसके घर में 3 महीने से ज़्यादा मिलिटेंट यहाँ रहें, सारी साजिश यहाँ पे रची जाए और उसके बाद जाके गुजरात में अक्षरधाम पे अटैक हो और वो जम्मू कश्मीर में सफ़ेद पोश बन के और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो लेके कैबिनेट मिनिस्टर हो और गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरकार हो। ये तो रिकॉर्ड स्टेट है ना, असेंबली का रिकॉर्ड जाके देख लें। क्या बात है, यही बात आपकी हमें अच्छी लगती है। चलिए, क्योंकि बहुत कम ऐसे नेता हैं जो सीना ठोक के बोलते हैं कि ये बात गलत है तो गलत है, ये बात सही है तो सही, और पूरे तथ्य के साथ बात करते हैं। देखिए, जितना भी कन्फ्यूजन ये मैंने आपको बताया अभी, इसी प्रकार से अगर भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले खुल के लोगों से बातचीत की होती कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, तो शायद ये इतने धरने प्रदर्शन होते ही नहीं। मुझे लगता है कि धरने प्रदर्शन भी डेमोक्रेसी का एक हक है, वो एक खूबसूरती है, लेकिन हेयर से पे हमें लोगों को भी बिलीव नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर मैं एक बार फिर आप लोगों को विनम्र बेनती करूंगा, खासकर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो आप लोग हैं, थोड़ा सा आप रिकॉर्ड को ठीक करके चलें और ख़ुद भी स्टडी कर लें, और फिर ये गलत कन्फ्यूज़न जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी। ना भारतीय जनता पार्टी पे ज़्यादा प्रश्न चिन्ह आएंगे, ना बाकी चीज़ों पे आएंगे। ये अब क्लैरिटी है कि कब से ये जो स्कीम है, और फिर रिहैबिलिटेशन स्कीम भी आई। यही कांग्रेसी जो ये बात कह रहे हैं उनको पूछना कि 2009 2008 नहीं बोलते हैं, 2008 उमर अब्दुल्ला की। अब मैं मीडिया वालों से भी कहूँगा भाई 2008 में उमर अब्दुल्ला की सरकार नहीं,
वो 5 जनवरी 2009 में बनी है, जिसमें मैं भी मंत्री बना हूँ। 2008 में तो कहाँ थी? 2008 में तो गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर था यहाँ का, वो पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी। 2009 में वो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उसमें भी ये पॉलिसी लाई गई थी और उसका रास्ता रखा था कहाँ से? नेपाल से। और उस समय हमने कैबिनेट में उसका विरोध किया था। और जो आज ये धरने मुजाहरे देने वाले हैं, ये लोग तो कैबिनेट में भी सोए रहते थे मेरे साथी। मेरे सामने तो बात करें, कभी पैनल पे लाओ तो सही उनको। 1.5 क्वांटल के 170 किलो के लोग जो हैं वो कैबिनेट में सोए रहते थे और ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होती थी और श्यामलाल कंट्रोवर्शियल बनता था। इसीलिए मुझे कहते थे कि ये मैं बिल्कुल सेकुलर जैन का आदमी हूँ, राष्ट्रवादी आदमी हूँ, मैं इंसान को इंसान समझता हूँ, पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ राष्ट्र को लिए खतरा होता था, वहाँ श्यामलाल खड़ा हो जाता था। मैंने इन लोगों को सबको देखा हुआ है। कहीं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म एक बार आने दो, इनको बताएंगे क्या है। बिल्कुल, ये वादा है और ये कोशिश रहेगी हमारी कि हम ही एक अच्छा सा डिबेट करवाएंगे। वहाँ पर एक तरफ श्यामलाल शर्मा होंगे और दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी के कोई नेता होंगे। अगले सवाल पे आता हूँ कि रैबरे खेल कि जितने भी अध्यापक है, हाल ही में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, नेशनल खेला हुआ है, उन्होंने अपने मेडल्स, अपने सर्टिफिकेट 2-2 रुपये में बेच रहे थे। उनका ये कहना है कि प्रशासन उनके बारे में नहीं सोच रहा है, केंद्र सरकार उनके बारे में थोड़ा सा सोचे। 2-2 रुपये में उन्होंने अपने मेडल जो है वो सेल पर लगाए थे। इस पर क्या कहें? देखिए, आज ही वो जितने भी वो लोग हैं वो मुझसे मिले हैं। आज उनका सुबह डेपुटेशन आपके आने से पहले मुझे मिला है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि श्यामलाल शर्मा डॉक्टर हैं और ओपीडी में जो भी उनके पास आएगा वो खाली नहीं जाता। तो एक तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट, और उनको मैंने बोला कि उसके बाद जो आपका एक फॉर्मल ऑर्डर हुआ है उसकी मैं लैंग्वेज देखना चाहता हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं वो लैंग्वेज देखना चाहता हूँ। और साथ में मैं रूल्स, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज़ ए बेसिक, लेकिन उसके बाद रूल क्या फ्रेम हुए। लेकिन मेरी जानकारी में आया है कि ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, इन्होंने रूल ही नहीं फ्रेम किए हुए हैं। कितना बड़ा फ्लॉ है। लोगों को एंगेज भी कर दिया। इस समय तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं थी। इंटरव्यू उनके पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने जब उनको अपॉइंट किया गया है, जो तो ब्यूरोक्रेट जो कहते हैं हमसे इंटेलिजेंट दुनिया में है ही कोई नहीं, हम एलीट क्लास हैं। मैं पर्सनलाइज नहीं कर रहा हूं, आई एम डिस्कसिंग ए सिस्टम कि अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना, रूल फ्रेम क्यों नहीं हुए। और फिर उनको आपने अपॉइंट किया और जो उनका ऑर्डर जो है वो स्पीक करता है, वो आप पढ़ेंगे कभी तो वो मजाक है उन लोगों के साथ। वो उन लोगों के साथ मजाक है। उसमें लिखा है, उन्होंने कहीं पेज या वेजेस नहीं लिखा हुआ, हॉनरेरियम लिखा हुआ है। वर्ड हॉनरेरियम है। और हॉनरेरियम वर्ड आप डिक्शनरी में जाके देख लो, जितनी मुझे इंग्लिश आती है उनको तो वो कंसिडर ही नहीं करती सरकार के। दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई छोड़ दो कि गवर्नमेंट ने उनको एंगेज किया है, हॉनरेरियम देना है जी। पढ़े लिखे बच्चे हैं। मैंने उनको बोला, उन्होंने चाहे बुरा महसूस किया होगा, मैंने कहा फिर भी ये जम्मू कश्मीर जो यूटी है, मैं यूटी कम कहता हूं क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरी स्टेट होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मैंने आज उनको कहा तो एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, जैसे SRO 202 में हुआ है, तो मैंने कहा ये सरकार को एड्रेस करना चाहिए। नीड बेसिस का है, कैजुअल लेबर का है, चाहे वो PDD में है, चाहे रूरल डेवलपमेंट में है, जितने भी डिपार्टमेंट, PHE, इरीगेशन, फ्लड कंट्रोल, जितने भी ये लोग हैं, वंस फॉर ऑल ये इशू सेटल करने चाहिए। चलो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो कहीं निकम्मी होती है, अब तो ये सारे ब्यूरोक्रेट हैं, करना चाहिए ना इन चीज़ों को एड्रेस। अब ये यस दे आर पासिंग द बुक्स। ये बच्चे कहते हैं कि ये जितनी भी ब्यूरोक्रेसी, ये तो बात सुनकर राजी नहीं है। हाँ, कल आइए, परसों आइए, देख लेंगे, देखेंगे। मैंने आज एक सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन की एक लेटर भेजी है, देखी है उनके पास, सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि इनको रेगुलाइजेशन करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है डाउन द लाइन हायरार्की को। मैंने ऐसी लैंग्वेज जितनी मुझे है कि एक सबसे टॉप जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो उसके ऑफिस से ये चीज़ जाए तो कहाँ हायरार्की रहेगी।
जो सर्विस कंडक्ट रूल है, जो बिजनेस कंडक्ट रूल है, वो क्या बोलते हैं? एक वर्ड जो है वो कानून होता है। दे आर गवर्नमेंट नाउ, दे आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट। वेदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या एडवाइजर्स, दे आर गवर्नमेंट। कौन है? एलजी साहब एंड ऑल द एडवाइजर्स एंड इवन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, आप जे पावरें उनको डेलीगेट की गई हैं जो मिनिस्टर के पास होती थी, जो कैबिनेट मिनिस्टर के पास होती थी, वो पावरें उनको डेलीगेट्स की हुई हैं। वो अपने गुड ऑफिसर्स को यूज करके इन लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, बट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसको पेन होती है। बिल्कुल, और इसीलिए उसको पता है डेमोक्रेसी की खूबसूरती देखो हिंदुस्तान की, उसको पता है मुझे लोगों के पास जाना है। तो इन्होंने तो अपना जो, श्याम जी, आप, मेरा आखिरी सवाल, आपको लगता है कि जितने भी ये मुद्दे इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, अगर नेता होते, यानी कि सरकार होती, किसी भी पार्टी की होती सरकार, तो इतने मुद्दे जम्मू कश्मीर में होते, इतना युवा बाहर होता? मुझे नहीं लगता है। इलेक्टेड गवर्नमेंट और ये ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इसमें फ़र्क होता है। मैंने कहा है ना, ये डायरेक्टली दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। सेक्रेटरीट में इन्होंने मिलना नहीं है, लोगों इजीली अप्रूव। और दूसरा कोविड आ गया, कोविड आ गया ना, अब डिस्टेंस रखनी है, बिल्कुल 5 से ज़्यादा मिलना नहीं, बहाना आ गया। वो नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और लोगों को भी फ़र्क नज़र आ रहा है। सिर्फ पेपर में आने से, मीडिया में जाने से थोड़ा है। परफॉर्मेंस जो है वो पब्लिक जज करती है, वो पब्लिक जज करती है। मैं तो बड़ा सीधा बोलता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी को फ़ोन करूँगा, किसी के काम के लिए बोलूँगा ऑफिसर को, मेरा याती काम नहीं होगा, मैं लोगों के लिए हूँ। तो दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो लोगों के सेवा के लिए है, हाकम बनने के लिए नहीं है। मैं तो सीधी बात करता हूँ। अब तो ये जो फंक्शनिंग है ये हाकमों वाली है। करप्शन की बात करते हैं, बाकी बात करते हैं, मैंने तो इतनी करप्शन देखी नहीं कभी। अस्टॉर्शन है, अस्टॉर्शन। मैं कभी बोलता नहीं हूँ, आज आप पहली बार मेरी बात ये सुन रहे होंगे जी। कहाँ करप्शन पे चेक लगा? गरीब जो है वो आज भी पोस्ट टू पिलर जो घूम रहा है, और खासकर यूथ, यही जो आप बोल रहे हैं, चाहे वो SRO 24 वाले हों, SRO 520 वाले हों। भाई आप लोगों ने एक SRO बनाया। गवर्नमेंट की फंक्शनिंग जो है वो कंटिन्यू प्रोसेस है। एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी आती है, पॉलिसी उनको उनकी पॉलिसी पे चलना। अगर आपको डिफर करते हो तो आप पॉलिसी चेंज करो। आप डे टू डे जो है जस्ट ट्रिकोलॉजी सिस्टम में मैं बोलूँगा, इससे चलने वाला नहीं है। और एक एंगरनेस जो है वो लोगों में बढ़ रही है, डेस्परेट हो रही है। यहाँ के जम्मू का यूथ जो है पक्के राष्ट्रवादी लोग हैं। एक रीजन तो ऑलरेडी डिस्टर्ब है, तो यहाँ भी अगर यूथ को हम डिस्टर्ब करके रखेंगे, एक आर्डर अभी निकलता है, क्या एफिकेसी है गवर्नमेंट की, कैसे ऑर्डर निकल जाता है, क्यों उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती? ये मजाक बनता है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं गवर्नर साहब की फंक्शनिंग को कुछ ऑफिसर या ऑफिशियल मिलके सबोटाइज कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार को भी और यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार के लिए वो एक बहुत बड़ा बैरियर और हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाइड करके उनको पनिश किया जाना चाहिए और पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। कैसे ऑर्डर निकलते हैं? अभी ऑर्डर निकलता है, 2 घंटे के बाद एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो है उसको होल्ड पे करते हैं। अभी डोमिसाइल का ऑर्डर निकलता है, बाद में वो उसको होता है। क्या दीज आर द पॉलिसी मैटर्स? ये कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं है। पॉलिसी मैटर जब भी हो वो डिस्कशन के बाद आता है, उसका एक रोड मैप और डॉक्यूमेंट होता है, उसके प्रोस एंड कॉन देखे जाते हैं। क्या सरकार चलती है, कैसे चलती है? लीडर तो जो है वो सॉफ्ट टारगेट हैं, जैसे मर्जी उनको हिट कर लो। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे यहाँ के जो हमारे नेता लोग हैं, चाहे मेरी पार्टी के हैं या दूसरे भी, वो उनको थोड़ा सचेत होना चाहिए। और जो पब्लिक मनी है उसकी यूटिलिटी जो है वो जुडिशियस यूज़ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। श्यामलाल शर्मा, जिस प्रकार से हम जब भी आते हैं तो पहले मैंने आपको याद होगा पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि श्यामलाल शर्मा वो डॉक्टर हैं जो हर
मरीज़ को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। वो इसलिए कहा था क्योंकि आप जब भी श्यामलाल शर्मा के पास आएंगे तो आपको यहाँ पर जनता दरबार डेली दिखेगा। कोविड के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा है। और जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप पॉलिसी पर खुल के बताया है, विस्तार से बताया है, और जितना भी कन्फ्यूजन अभी तक चला हुआ था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शायद बच रहे थे बोलने से, लेकिन इन्होंने खुलकर बोला। चौधरी लाल सिंह पर भी खुलकर बोला है इन्होंने, रैबरे खेल पर भी खुलकर बोला है। इसी प्रकार के नेता होने चाहिए। वो नेता वो होता है जिसको लोग जिताते हैं, अपना बहुमूल्य वोट देकर उसको जिताते हैं ताकि वो आने वाले समय में उनके काम करे, ना कि उनकी मुश्किलें बढ़ाए। आप लोग देखते रहिए आली पोस्ट। कैमरामैन श्याम जी के साथ देव ठाकुर, जम।